स्टूडेंट्स, आज से हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 में आज आपका पहला टॉपिक जो है रिमोट सेंसिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली यूनिट 3 में दो मेन टॉपिक हैं। पहला है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के बाद फिर जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये दो टॉपिक जो हैं वो आपको रिमोट सेंसिंग में पढ़ना है। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे हम लोग रिमोट सेंसिंग का। कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे कुछ साइंटिस्ट लोग जो डेफिनेशन दिए हैं रिमोट सेंसिंग की, उसके बारे में हम देखेंगे। जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस आगे बढ़ती है, लाइट का इंट्रैक्शन कैसे होता है, कौन कौन से रिजोल्यूशन होते हैं, कौन कौन से सेंसर्स यूज़ होते हैं रिमोट सेंसिंग में, उन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। रिमोट सेंसिंग, रिमोट मतलब कि कोई भी चीज़ जो बहुत दूर हो, और सेंसिंग मतलब कि उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। तो रिमोट सेंसिंग एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है, जिससे कि हम लोगों को दूर उपस्थित वस्तु के बारे में इंफॉर्मेशन ज्ञात होता है विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को टच किए बिना उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, ये रिमोट सेंसिंग कहलाता है। इसमें एक ही मेन क्राइटेरिया है कि ऑब्जेक्ट से जो भी सेंसिंग डिवाइस रहता है उसका कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। रिमोट सेंसिंग जो होता है उसमें तीन टाइप का इंफॉर्मेशन मेन मिलता है। पहला इंफॉर्मेशन है स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन मिलता है, दूसरा स्पेशियल इंफॉर्मेशन मिलता है, थर्ड टेम्पोरल इंफॉर्मेशन मिलता है। ये जो स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन है इसका मतलब कि जो भी परावर्तित किरणें अलग अलग जो वेवलेंथ की होती हैं, अलग अलग तरंग दैर्घ्य की जो भी किरणें होती हैं, वो जिस प्रकार का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर रिफ्लेक्शन शो करती हैं, वो आपका स्पेक्ट्रल कहलाता है। जैसे पत्थर अलग तरंग दैर्घ्य का रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा, एक पौधा अलग तरंग दैर्घ्य का रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा। उसी प्रकार अलग अलग जो रिफ्लेक्टेंस होती है, परावर्तित किरणें होती हैं, उनको ऑब्जर्व करके इंफॉर्मेशन गेन करना आपका स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग कहलाएगा। स्पेशल मतलब कि उस पर्टिकुलर लोकेशन, कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, उसका लेंथ कितना है, चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, उसको पता करना स्पेशल रिमोट सेंसिंग कहलाता है। और थर्ड होता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब टाइम के साथ कोई पर्टिकुलर चीज़ जो चेंज होती है उसको स्टडी करना टेम्पोरल डाटा कहलाता है, या फिर टेम्पोरल रिमोट सेंसिंग कहलाता है। जो रिमोट सेंसिंग होता है बेसिकली उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि सूर्य की किरणों से निकलती हैं, या फिर कोई भी आपकी आर्टिफिशियल सोर्स से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती हैं, उनकी प्रॉपर्टी पे बेसिकली डिपेंड करता है रिमोट सेंसिंग। जितनी प्रॉपर्टी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, उस पर बेसिकली डिपेंड करता है। अब ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं? कोई भी तरंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा नेचर हो वेव का, तरंग का, वो जस्ट परपेंडिकुलर हो आपका मैग्नेटिक फील्ड में जैसा वेव ऑसिलेट करेगा उसके नेचर के, तब वो तरंग क्या कहलाती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों का नेचर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, परपेंडिकुलर नेचर का हो, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाता है। वेव में दो प्रकार का रीजन होता है। एक को बोलते हैं पीक। पीक मतलब ये क्रस्ट का पोजीशन है, और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं ट्रव। तो दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। एक तरंग दैर्घ्य एक निश्चित समय में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कितनी बार पास होता है, पर यूनिट ऑफ टाइम जितनी बार पास होगा उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। जितनी बार रिपीट होता है कोई तरंग दैर्घ्य एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्लेस में, उसको बोलते हैं आवृत्ति। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें, या फिर एक ऐसी लाइन होती है जिसमें हम लोग कोई भी पर्टिकुलर तरंग को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम या फिर आवृत्ति के घटते क्रम में अगर हम अरेंज कर दें, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के अगर हम लोग किसी भी तरंग को अरेंज कर दें, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि जो गामा रेज है, गामा रेज का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। जो रेडियो वेव है, रेडियो वेव का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। रेडियो वेव का जो आवृत्ति है वो सबसे कम है, और गामा रेज की जो आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा है। मानव जो है, मानव के नेत्र बस एक
वेवलेंथ या एक तरंग दैर्ध्य के रेडिएशन को देख सकते हैं, वो है विजिबल रेज को। विजिबल रेज को मानव के नेत्र देख सकते हैं, उनके अलावा कोई भी रेज को मानव के नेत्र नहीं देख सकते, या फिर हमें कोई और रेज नहीं दिखाई देती। इसलिए ये अदृश्य किरणें कहलाती हैं और ये दृश्यत किरणें कहलाती हैं, जो विजिबल रेज रहती हैं वो। अलग अलग प्रकार के वेव बैंड रहते हैं, जैसे विजिबल रीजन जो रहता है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, या फिर बोल सकते हैं 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर होता है। तो नियर इंफ्रारेड रेज के अलग नैनोमीटर है। इस टाइप का ये बैंड दिया गया है कि कौन से वेवलेंथ को कौन सा वाला रेज बोलते हैं। जब रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस होती है, तो रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस में दो मुख्य प्रकार की प्रोसेस होगा। पहला होता है डाटा एक्विजिशन। ये डाटा जो एक्विजिशन होता है, इसका मतलब होता है कि कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन किसी जगह को एकत्र किया जाए। इस कोई भी जगह के डाटा को एकत्र करने में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिनके बारे में हमको ध्यान से जानना चाहिए। पहला होता है कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। ऊर्जा का स्रोत या तो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एनर्जी सोर्स में सन जो है वो नेचुरल सोर्स है, और अगर सैटेलाइट बोलें तो वो आर्टिफिशियल सोर्स है। फिर सूर्य की किरणें या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग जब पृथ्वी में पहुंचती हैं, तो वातावरण से कुछ उनका इंट्रैक्शन होता है। वो इंट्रैक्शन कैसा होता है, क्योंकि पूरी की पूरी जितनी सूर्य से किरणें आती हैं वो पूरा अर्थ के सरफेस पे नहीं टकराती हैं। कुछ किरणें एटमॉस्फेयर में ही रुक जाती हैं। तो इंट्रैक्शन कैसा है एटमॉस्फेयर से। उसके बाद फिर एनर्जी जो पहुंचती है अर्थ पे, वो अर्थ सरफेस से कैसे रिफ्लेक्ट होती है। पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्ट होता है, या फिर स्कैटर हो जाता है। ये सब पे डिपेंड करता है आपका जो रिमोट सेंसिंग से हम लोग डाटा कैप्चर करते हैं वो। फिर कौन सा सेंसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो भी परावर्तित किरणें जो कि अर्थ से पृथ्वी से टकरा के वापस जाएंगी, उनको कैप्चर करने के लिए, उनको एकत्र करने के लिए कौन सा वाला सेंसर यूज़ किया जा रहा है। वो स्पेस बॉर्न सेंसर है या फिर एयर बॉर्न सेंसर है, उन सब पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो सेंसर है वो किस तरीके से उस डाटा को कैप्चर करता है, उस पर भी डिपेंड करता है डाटा एक्विजिशन रिमोट सेंसिंग में। कि रिमोट सेंसर जो है वो मेनली डाटा को एक पिक्चर के फॉर्म में स्टोर करता है, या फिर एक डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आती है डाटा एनालिसिस की बात। जो भी सेंसर के द्वारा सेंस कर लिया गया, उसके बाद फिर एक विस्तृत डाटा मिलता है किसी भी पौधे के बारे में, चट्टान के बारे में, ज़मीन के बारे में। उस डाटा को फिर प्रोसेस किया जाता है, उससे जो मेन इन्फॉर्मेशन रहती है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेन इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद या तो उससे मैप बना लिया जाता है, कुछ जगह पे मैप बनाया जाता है, नहीं तो फिर जीआईएस सॉफ्टवेयर में भेज दिया जाता है अलग अलग तरीके का मैप बनाने के लिए, और कंबाइन होके एक मर्ज्ड मैप बनता है जिसमें तरह तरह का इन्फॉर्मेशन रहता है। किसी पेड़ का इन्फॉर्मेशन, ज़मीन का इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की तरह तरह के इन्फॉर्मेशन रहते हैं। उस जो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है उससे फिर जो ऑब्जर्वर रहता है, या फिर मतलब जो भी साइंटिस्ट रहें, वो क्या करते हैं कि एक विस्तृत डिसीजन लेते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। ये मेन प्रोसेस होती है आपकी रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई रेज है वो मतलब जो भी अर्थ से रिफ्लेक्ट हुई रेज है उसको कैप्चर करना, उसको एनालाइज करना, और उससे इंफॉर्मेशन ज्ञात करना। ये रिमोट सेंसिंग का अलग अलग क्या है कॉन्सेप्ट है। रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस में मेनली दो तरीके के एनर्जी सोर्स होते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल सोर्स जो कि सन होता है, सूर्य होता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल जो कि सैटेलाइट होता है। एनर्जी सोर्स अगर सूर्य है तो सूर्य से किरण पृथ्वी में आती हैं। पृथ्वी में आती हैं तब वातावरण में कुछ गैस रहते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं इस लाइट को। लाइट की कुछ मात्रा को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर बाकी मात्रा पृथ्वी से टकराती है। पृथ्वी से टकराने के बाद फिर कुछ पृथ्वी भी एब्जॉर्ब करता है, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इस सैटेलाइट में कुछ सेंसर होता है। सेंसर एक डिवाइस होता है जो कि परावर्तित किरणों को एब्जॉर्ब करता है, परावर्तित किरणों को ग्रहण करता है। वो सेंसर डिटेक्ट करता है इस रिफ्लेक्टेड रेज को। उस इंफॉर्मेशन को वो रिमोट स्टेशन में भेजता है। रिमोट स्टेशन में भेजने के बाद उस डाटा का इंटरप्रिटेशन होकर हमको एक विस्तृत जानकारी मिलती है। अगर ऊर्जा सोर्स सूर्य है तो हम लोग इसको बोलेंगे पैसिव रिमोट सेंसिंग।
वहीं पे अगर ऊर्जा का स्रोत, अगर एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट के थ्रू कोई लाइट रेज को इंसिडेंट किया गया अर्थ सरफेस पे, वो लाइट रेज वापस रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इस सैटेलाइट में जो सेंसर है वो उसको सेंस कर लिया, तो ये आपका एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहलाता है। यहाँ पे जो सेंसर लगे हैं वो उस इंफॉर्मेशन को सेंस कर लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन या तो वो पास वाले जो दूसरे स्पेस स्टेशन रहते हैं वहाँ पे भेजा जाता है, वहाँ से फिर वो रिमोट स्टेशन जो रहता है जो पृथ्वी पे उपस्थित है वहाँ पे भेजा जाएगा, वहाँ से डाटा का इंटरप्रिटेशन होता है, इंटरप्रिटेशन के बाद फिर विस्तृत जानकारी मिल जाती है। मेनली जो रिमोट सेंसिंग की तकनीक है वो एग्रीकल्चर या फिर बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, पर एग्रीकल्चर में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैंने आपको बताया कि रिमोट सेंसिंग के कॉन्सेप्ट में या फिर रिमोट सेंसिंग के जो सिद्धांत हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है, और रिमोट सेंसिंग से जो भी डाटा मिलता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि ऊर्जा का स्रोत कैसा है, ऊर्जा का स्रोत प्राकृतिक है या फिर आर्टिफिशियल है। अगर प्राकृतिक है तो वो पैसिव रिमोट सेंसिंग कहलाता है, और अगर वो आर्टिफिशियल है तो वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहलाता है। दूसरा ये कि अर्थ सरफेस से कैसा इंटरेक्ट कर रहा है लाइट रेज, जो भी सूर्य से किरणें आती हैं वो किस तरीके से अर्थ से टकराती हैं और कैसा इंटरेक्शन करती हैं अर्थ से, वो मेन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर है एटमॉस्फेयर से कैसे इंटरेक्शन होता है, जो सूर्य से किरणें आती हैं वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं या इंसिडेंट होती हैं अर्थ सरफेस पे, वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा सेंसर यूज़ हो रहा है, मीन्स अर्थ में जो भी आपका रिफ्लेक्शन होता है उसको कौन से सेंसर से हम लोग सेंस कर रहे हैं, ये मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है। दो तरीके का रिमोट सेंसिंग होता है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग और पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग में मेन सोर्स जो होता है लाइट का वो होता है सन। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में जो मेन सोर्स होता है लाइट का वो होता है सैटेलाइट। ठीक। पैसिव रिमोट सेंसिंग में मेनली जो रेज होते हैं विजिबल रेज को डिटेक्ट करता है जो सेंसर है, और कुछ रेज जो कि थर्मल इंफ्रारेड जोन में आते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में मेनली जो यूवी रेज रहती हैं, रेडियो वेव्स रहती हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग में। और जो एक्टिव रिमोट सेंसर्स होते हैं मेनली रडार, सोनार, ये सब एक्टिव रिमोट सेंसर्स होते हैं। पृथ्वी से अगर कोई सूर्य की किरण टकराती है तो वो तीन तरीके से इंटरेक्ट करती है, या तो कुछ जो मात्रा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, शोषित उसके फिर कुछ मात्रा जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ जो लाइट रेज रहती हैं वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसमिट हो जाती हैं। एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार के इंट्रैक्शन होते हैं, जैसे अगर सूर्य से किरणें आई तो जब वातावरण में आती हैं, एटमॉस्फेयर में आती हैं, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में कुछ डस्ट के पार्टिकल रहते हैं, बहुत सारे गैसेस रहते हैं, उन सब के द्वारा जो सूर्य की किरणें हैं या तो वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाता है या रिफ्रैक्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में अधिकतम मात्रा में उपस्थित है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर भी कुछ मात्रा में उपस्थित है, ओजोन सबसे पहले उपस्थित होता है। ओजोन क्या करता है, जो सूर्य से यूवी रेज आती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वाटर वेपर रहता है वो मेनली नियर इंफ्रारेड रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और शॉर्ट वेव माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से पूरी मात्रा जो सूर्य की किरणों की है वो पूरा अर्थ में नहीं टकराती हैं, कुछ मात्रा एटमॉस्फेयर में ही रुक जाती हैं। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर में वातावरण में उपस्थित डस्ट के पार्टिकल हैं या गैसेस मॉलिक्यूल हैं, कुछ सूर्य की किरणें उन्हीं अणुओं से टकराकर वापस चली जाती हैं स्पेस की तरफ, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं। कुछ किरणें अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती हैं, जिस डायरेक्शन में आई हैं उसी डायरेक्शन में वापस नहीं जाती हैं। उसके बाद रिफ्रैक्ट हो जाता है। अगर कोई भी किरण जो है वो लाइटर मीडियम या फिर हम लोग डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएं या रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएं,
तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन में पाथ में चलता हुआ रेज आता है वो कई बार डायरेक्शन चेंज कर लेता है और दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। इस तरीके से अलग अलग इंट्रैक्शन होता है एटमॉस्फेयर के साथ। जो पृथ्वी पे अगर कोई भी किरण टकराती है तो या तो वो वापस सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, या अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाता है। एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है सेम डायरेक्शन में कब होता है? जब अर्थ का सरफेस स्मूथ हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि इरेगुलर है या फिर रफ है, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो लाइट रेज डिफ्यूज हो जाती हैं। अगर सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होता है सन रेज, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अगर अलग अलग रे अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्यूज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेंसर्स मेनली रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को सेंस करते हैं। लेकिन जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर बेसिकली डिवाइस होता है जो कि वापस आई हुई रिफ्लेक्टेड रेज को सेंस करते हैं। पर वो क्या चीज़ सेंस करते हैं? जैसे कि इंसान का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, हर इंसान का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है और वो खुद उस ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होता है, जिसको बोलते हैं सिग्नेचर्स। अब ये सिग्नेचर कौन सा है? कोई ऑब्जेक्ट का स्पेशल सिग्नेचर होता है, कोई ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है, कोई ऑब्जेक्ट का टेम्पोरल सिग्नेचर होता है। इस तरीके से 3 सिग्नेचर होते हैं। अब जो सेंसर है वो किसी चीज़ को कितना क्लियरली देख पाए उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। कितनी अच्छे से देख पाए। जैसे स्पेशल स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी छोटे से छोटे वस्तु को डिटेक्ट करने की कैपेसिटी स्पेशल रिजोल्यूशन कहलाती है। अगर कोई सेंसर है वो बड़े वस्तु को देख पाए और छोटे वस्तु को डिटेक्ट नहीं कर पाए तो उसका रिजोल्यूशन लो होता है, कम रिजोल्यूशन का होता है। अगर पृथ्वी पर उपस्थित छोटी से छोटी वस्तु को कोई डिटेक्ट कर ले, उसका लोकेशन आइडेंटिफाई कर ले सेंसर, तो वो हाई रिजोल्यूशन कैपेसिटी का होगा, हाई स्पेशल रिजोल्यूशन का होगा। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन मतलब कि अगर सेंसर दो तरंग दैर्ध्य के बीच का माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर ले। अगर तरंग दैर्ध्य 450 नैनोमीटर का तरंग दैर्ध्य टकरा रहा है पृथ्वी से, वो वापस रिटर्न बैक हुआ, तो अगर वो 451 या 452 का तरंग दैर्ध्य हो गया, या फिर 500 का तरंग दैर्ध्य, या फिर 455 का तरंग दैर्ध्य हो गया, उसको भी डिटेक्ट कर ले। माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस अगर तरंग दैर्ध्य में आ जाए, उसको अगर डिटेक्शन हो जाए, तो वो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन कहलाता है। अगर किसी स्पेक्ट्रा के बीच में क्लियरली आइडेंटिफाई कर ले माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस, तो वो हाई रिजोल्यूशन कैपेसिटी का होगा, और नहीं कर पाए तो वो लो रिजोल्यूशन कैपेसिटी का होगा। टेम्पोरल रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह या फिर किसी ऑब्जेक्ट का पर यूनिट टाइम या फिर पीरियोडिक इंटरवल पे जो भी चेंज होता है, या तो स्पेक्ट्रल या तो स्पेशियल, दोनों तरीके का जो जो भी उसका नेचर होगा, वो टाइम के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर रहा है उसको जब ऑब्जर्व करते हैं तो वो होता है टेम्पोरल रिजोल्यूशन। मीन्स अगर किसी जगह पे बाढ़ आ गई है तो वो कितने एरिया में फैली हुई है, कितने समय तक फैली हुई है, एक दिन के बाद क्या स्थिति है, 4 दिन के बाद क्या स्थिति है, उस टाइप का अगर ऑब्जर्वेशन लेना है तो वो मेनली टेम्पोरल रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है किसी भी सेंसर का। रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन मतलब कि होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में माइन्यूट से माइन्यूट क्वालिटी को पता लगाना, चाहे वो स्पेशल हो, स्पेक्ट्रल हो, टेम्पोरल हो, किसी भी प्रकार का माइन्यूट से माइन्यूट डिफरेंस, चाहे वो कलर में ही क्यों ना डिफरेंस हो, उसको भी आइडेंटिफाई करना, वो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन होता है। तो कोई भी सेंसर हो, कोई भी डिवाइस हो जो कि रिफ्लेक्टेड परावर्तित किरणों को ऑब्जर्व करता है, उसमें ये 4 प्रकार के रिजोल्यूशन होने ही चाहिए किसी भी सेंसर में। स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक और टेम्पोरल, ये 4 प्रकार के रिजोल्यूशन होने ही चाहिए। और अलग अलग सेंसर के लिए अलग अलग जो ये रिजोल्यूशन होते हैं वो यूनिक होते हैं। मतलब किसी में स्पेशल रिजोल्यूशन हाई होता है, किसी में स्पेक्ट्रल, किसी में रेडियोमेट्रिक, किसी में टेम्पोरल रिजोल्यूशन हाई होता है। रिमोट सेंसिंग का जो तकनीक है वो 2 प्रकार का होता है। कुछ जो कि सैटेलाइट के ऊपर निर्भर होते हैं और कुछ फोटोग्राफी के ऊपर निर्भर होते हैं। फोटोग्राफी पे बेस्ड रिमोट सेंसिंग में मेनली एरियल फोटोग्राफी की तकनीक अपनाई जाती है। सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग में 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग, दूसरे को बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग।
एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग में मेनली जो सेंसर यूज़ होते हैं, एक्टिव में एक्टिव सेंसर यूज़ होते हैं, पैसिव में पैसिव सेंसर यूज़ होते हैं। एरियल फोटोग्राफी में मेनली एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व होते हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा होता है और एरियल व्यू से फ़ोटो क्लिक होता है। अब बात आती है प्लेटफॉर्म की। सेंसर्स के बारे में हमने बात कर लिया है, सेंसर जो डिवाइस जो कि परावर्तित किरणों को कैप्चर करते हैं, पर ये प्लेटफॉर्म क्या होता है? सेंसर्स को रखने के लिए भी कोई एक निश्चित प्लेटफॉर्म चाहिए या फिर एक निश्चित जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग सेंसर को रख सकें और ऑब्जर्वेशन ले सकें। तो उस निश्चित दूरी पे कोई भी जगह को, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो कि ग्राउंड में उपस्थित होता है, दूसरा एयरबॉर्न होता है और तीसरा स्पेस बॉर्न होता है। ये जो ग्राउंड बॉर्न प्लेटफॉर्म है, ये मेनली 50 मीटर की डिस्टेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उतने डिस्टेंस तक की सारी वस्तुओं के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसमें मेनली टावर आ जाता है, ट्राईपॉड स्टैंड आ जाता है, बलून भी इसमें ही आ जाता है। कुछ समय एयरबॉर्न में आता है पर मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें ग्राउंड बॉर्न में आ जाता है। अब एयरबॉर्न में क्या होता है, अगर 50 मीटर से ऊपर के डिस्टेंस से हमको किसी वस्तु को देखना है तब एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म उपयोग में आते हैं। एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म जो रहता है वो लो एल्टीट्यूड में, मतलब कि कम दूरी पे, मीडियम एल्टीट्यूड और हाई एल्टीट्यूड, ये 3 प्रकार के होते हैं। 50 मीटर से ऊपर की दूरी के लिए मेनली एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म को देखा जाता है। इसमें मेनली जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो होते हैं हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, मेनली ये सब, या फिर एयरक्राफ्ट। ये मेन जो प्लेटफॉर्म है वो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म है। स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो और हायर डिस्टेंस के लिए मेनली यूज़ होते हैं। 300-400 किलोमीटर्स के लिए मेनली यूज़ होते हैं। इसमें स्पेस शटल, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ये सब इसमें आते हैं। जो सेंसर्स होते हैं पैसिव सेंसर, उसमें मेनली जो सेंसर आता है वो थर्मल, इंफ्रारेड सेंसर और यूवी इमेजर आता है। एक्टिव सेंसर में लेज़र, फ्लोरो सेंसर आता है, रडार आता है। रडार के बाद फिर रडार के भी कुछ टाइप्स होते हैं, SAR, SALR। ये जो आपको KXSL ये सब जो दिख रहा है, ये सब माइक्रोवेव का बैंड है। जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा उसका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। इन सारे बैंड्स के वेवलेंथ बढ़ते जाते हैं। विजिबल रीजन और ये आपका अलग अलग दिया गया है और रेंज दिया गया है अलग अलग वेव्स का, और कौन कौन से इसमें रडार सिस्टम, रिमोट सेंसिंग सिस्टम यूज़ होते हैं उनके बारे में बताया गया है। कुछ एडवांटेजेस होते हैं रिमोट सेंसिंग की। हमको किसी बड़े एरिया का इंफॉर्मेशन कम समय में मिल जाता है रिमोट सेंसिंग की तकनीक से। एक डिटेल आइडिया हो जाता है किसी पर्टिकुलर जगह का रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। अगर पीरियोडिक इंटरवल पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी पर्टिकुलर जगह का, तो वो भी रिमोट सेंसिंग की हेल्प से ईजिली ले लिया जा सकता है। टाइम सेविंग प्रोसेस है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग की हेल्प से। रुपए जितना भी इन्वेस्ट हो उसके कंपैरिजन में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है रिमोट सेंसिंग से, इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। जितना कॉस्ट लगा उससे इससे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उससे कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको रिमोट सेंसिंग की हेल्प से मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द सेंसर अगर पैसिव को छोड़ दें तो जो एक्टिव सेंसर होते हैं वो ह्यूमन ऑपरेट करता है। कितनी अमाउंट में लाइट किस ऑब्जेक्ट पे हम लोगों को इंसिडेंट करनी है, कौन सा सेंसर यूज़ करना है, किसी चीज़ को के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए कौन सा सेंसर यूज़ करना है, ये सब ह्यूमन डिसाइड करता है। तो चांसेस होते हैं ह्यूमन एरर के। अगर कोई गलत टाइप का सेंसर यूज़ कर लें या फिर ऐसा सेंसर यूज़ कर लें जो कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, तो ये सारा ह्यूमन एरर में आता है। सारे सेंसर्स को कैलिब्रेट करना होता है, सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करना होता है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस ख़राब हो गया, गलत हो गया, तब फिर वो सेंसर अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो कैलिब्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो रिमोट सेंसिंग की प्रोसेस है वो थोड़ी कॉस्टली है, तो कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में हाई इनिशियल कॉस्ट लगता है रिमोट सेंसिंग में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि जो भी डाटा रिमोट सेंसिंग से मिलता है उसको कॉमन मैन नहीं इंटरप्रेट करता। उसके लिए पहले एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग करनी होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको समझना होता है, कौन से रीज़न पे अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसका क्या मतलब है, किसके कारण एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसके कारण
रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो सारे पैरामीटर को ध्यान देना होता है। इसलिए डिटेल्ड स्टडी की ज़रूरत होती है, एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ लिमिटेशन है रिमोट सेंसिंग के इफ़ेक्टिव यूज़ को जो रोक देते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैसे कौन कौन सी इमेज रिमोट सेंसिंग के थ्रू कैप्चर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे रिमोट सेंसिंग के द्वारा जो डाटा मिलता है उसको प्रोसेस किया जाता है उसको देखेंगे। थैंक यू।